हेलो सीएम इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बैच। दोस्तों, ये वीडियो हार्डली 35 टू 40 मिनट्स का होने वाला है, बट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपके सीएमए इंटर का क्वेश्चन नंबर 6A और 6B इन्हीं में से आपको एक तो भी मिनिमम देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारे पहले आंसर के साथ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे कि ये जो आपका 7th शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल है? 7th शेड्यूल। ये गवर्नमेंट को क्या देता है? गवर्नमेंट को पावर देता है। क्या देता है? पावर देता है, जिससे वो लोग लॉ बनाने का अथॉरिटी मिलता है। लॉ बनाने का क्या मिलता है उनको? अथॉरिटी मिलता है। तो आपको याद है इसके अंदर आपके टोटल 3 लिस्ट आते हैं। कितने लिस्ट आएंगे? 3। सबसे पहला लिस्ट कौन सा रहेगा आपका? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर एक्सक्लूसिव पावर किसके पास रहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहते हैं टू लेवी टैक्स एंड कलेक्ट टैक्स। ये आपका बन गया पॉइंट नंबर 1। आपको इसको लाइन में लिखना है। पॉइंट नंबर 2, आपकी कौन सी लिस्ट आती है? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर गवर्नमेंट कौन सा आता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर रहता है टू लेवी टैक्स एंड टू कलेक्ट टैक्स। अभी इसका एग्जांपल लिख देना आप लोग, इनकम टैक्स। एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे? इनकम टैक्स। यहाँ पे क्या लिख दोगे एग्जाम्पल में? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, है ना? ये एग्जाम्पल में लिख देना। और लास्ट में थर्ड कौन सी लिस्ट आती है भैया आप लोगों की? तो कॉनकरेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट आती है? कॉनकरेंट लिस्ट। इसके अंदर वो मैटर्स रहते हैं जिसके पास पावर्स बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के पास दिए जाते हैं। बट अगर इनके अंदर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन प्रिवेल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अपन ने सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए देखा है। इसको आप लोग एग्जाम के अंदर मत लिखना। समझा आप सबको? क्लियर है? तो कितनी लिस्ट आती है? लिस्ट 1 कौन सी लिस्ट आती है आपकी? यूनियन लिस्ट। फिर आती है आपकी लिस्ट 2। लिस्ट 2 में कौन सी लिस्ट आती है? स्टेट लिस्ट। और लिस्ट 3 में कौन सी लिस्ट आती है आपकी? कॉन्करेंट लिस्ट। ये आपका बन गया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये वाले चैप्टर के अंदर है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं रहने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट इजी 7 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले, जिससे आपका आंसर एकदम फटाफट लिख के हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, explain the leviability of GST or otherwise on petroleum crude, diesel, petrol, aviation turbine fuel and natural gas। चलो यहाँ पे अपन लिखना चालू कर देते हैं। पहला पॉइंट, पेट्रोलियम क्रूड। दूसरा क्या नाम बोला हुआ है? डीजल। फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल। फिर क्या आ रहा था? नेचुरल गैस। और क्या आ रहा था आपका? पेट्रोल, है ना? आर करंटली आउटसाइड द, आउटसाइड द क्या बोलेंगे अपन? प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। बी, जीएसटी ऑन सच items will be levied from such date as notified by the government। बाय द, नोटिफाई कौन करेगा? गवर्नमेंट। किधर नोटिफाई करेगा? इन ऑफिशियल गैजेट ऑन रिकमेंडेशन बाय जीएसटी काउंसिल। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट सी, क्या लिख दोगे? करंटली अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ these items, comma, central excise duty is levied। Point last, when such goods are sold, comma, VAT oblique CST is collected
बाय द गवर्नमेंट, ये बन जाएगा आपका लास्ट पॉइंट। डन है। इतने 4 पॉइंट्स ही लिखने के, जबरदस्ती का कोई अगला पॉइंट है नहीं तो लिखना नहीं है, बस एक बार आप लोग इसको अभी रीड कर लो, सब लोग देख लो ये सारे पॉइंट समझेगा आपको। चलो डन। आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? डिस्कस एनी टू फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन। जीएसटीएन मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। वो क्या क्या काम करता? तो सबसे पहला काम आप लोग लिखोगे, वो आपके रजिस्ट्रेशन करने में मदद करता है, यानी कि फैसिलिटेट करता है रजिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 2, जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया है उसके बाद में आपको कंपलसरी मंथली नहीं तो क्वार्टरली बोलो रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो जो रिटर्न आप लोगों ने फाइल किया वो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट तक रिटर्न्स को क्या करता है? फॉरवर्ड करता है। तो फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, ये बन जाएगा आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि जो आईजीएसटी का है उसका कंप्यूटेशन कितना है, उसमें से कितना शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना चाहिए, कितना शेयर स्टेट गवर्नमेंट को जाना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन से स्टेट गवर्नमेंट को जाना चाहिए, वो सब पॉइंट्स यहाँ पे वो दिखता है। ठीक है, ये हो गया अगला पॉइंट। एक ही मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो समझा। कुछ तो भी वायरिंग इशू हो गया था शायद। फिर अगला पॉइंट आता है कि जो आप लोग पेमेंट कर रहे हो बैंक के अंदर, क्या वो सही से पेमेंट हुआ है क्या, यानी कि आपका पेमेंट का मैचिंग बराबर से हो रहा है क्या, जो आप लोग जीएसटी पोर्टल पे बता रहे हो वर्सेस जो आपने एक्चुअली गवर्नमेंट को पे किया, इसको मैच करने का काम भी जीएसटी नेटवर्क का रहता है। तो मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क, वो अगला पॉइंट आ गया। उसका अगला पॉइंट क्या आएगा? गवर्नमेंट को अलग अलग MIS रिपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी GSTN करता है। फिर आता है कि प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल, रनिंग द मैचिंग इंजीनियरिंग फॉर मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे टैक्स पेयर का जो भी प्रोफाइल है उसका एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारा काम कौन करता है? GSTN करता है। और गाइस ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं आएगा। डिस्कस एनी ऐसे आएगा फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन, और 7 मार्क्स के लिए आएगा आपको ये पॉइंट्स लिखने के। चलो एक बार मेरे साथ सारे पॉइंट्स है ना सब लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है? एक ही मिनट रुको, चलो बस सब लोग 1 मिनट के लिए क्या करो, आंखें बंद करो और सिर्फ सुनते जाओ। 1 मिनट के लिए सबकी आइज बंद और सुनते जाओ। चलो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है? जीएसटीएन का फंक्शन। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करना। सबसे पहला क्या है? रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करना। दूसरा रिटर्न्स फॉरवर्ड करना सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट अथॉरिटीज को। सेकेंड पॉइंट फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज। थर्ड पॉइंट कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी। फोर्थ मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट विद बैंकिंग नेटवर्क। फोर्थ क्या है? मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट विद बैंकिंग नेटवर्क। फिफ्थ प्रोवाइडिंग वेरियस MIS रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। Point number fifth, providing various report to government. Point sixth, providing analysis of taxpayer profile. Point 6 क्या आ जाएगा? Providing analysis of taxpayer profile. तो ये हो गए आपके 6 पॉइंट्स। क्लियर है? ऑल डन। पढ़ो आगे। चलो फिर आपको यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे कोई भी ऐसे 4 स्टेट लेवीज बताने के जो मर्ज हो गए हैं जीएसटी के अंदर आने के लिए। यानी कि जीएसटी आने के पहले ऐसे कौन से टैक्सेस थे जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता था और कलेक्ट करता था, जो अभी मर्ज होके जीएसटी के अंदर आ गए। तो सबसे पहले वैट जो लगता था, वैट है ना, जिसको अपन बोलते थे वैट और सेल्स टैक्स, ये जीएसटी के अंदर आ गया। फिर एक लग्जरी टैक्स लगता था, वो जीएसटी के अंदर आ गया। फिर टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट आ गया, एंट्री टैक्स आ गया एंड परचेस टैक्स आ गया, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग आ गया। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज आ गया। और एक आता है स्टेट सरचार्ज एंड सेस इन सो फार दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये वाला पॉइंट याद नहीं रहा तो भी चलेगा, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स आप लोग मेंशन कर लेना। ठीक है, अभी एग्जाम में ना देखो स्टेट का अलग से पूछेंगे नहीं, वो एक क्वेश्चन क्या आएगा 7 मार्क्स के लिए, व्हाट आर द टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, तो उसके अंदर स्टेट और सेंट्रल दोनों के नाम आएंगे। बट ये वाले क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली स्टेट का नाम लिया है, इसके लिए हमने स्टेट वाले लिखे। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर अपन सेंट्रल वाले लेवीज को भी देखेंगे,
चलो वापिस से, स्टेट के टैक्सेस जो मर्ज होके जीएसटी के अंदर आ गए, सब लोग चलो मेरे साथ लिखना चालू कर दो। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, वैट ऑब्लिक सीएसटी, उसी के साथ में क्या लिख दोगे आप, लग्जरी टैक्स। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिख दोगे आप लोग, परचेस टैक्स, सॉरी हाँ चलो क्या लिख दोगे, परचेस टैक्स। फिर क्या लिख दोगे आप लोग, एंट्री टैक्स, क्या लिख दोगे, एंट्री टैक्स। फिर क्या लिख दोगे, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, लिखते चलो मेरे साथ, क्या लिख दोगे, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, फिफ्थ हो गया। फिर सिक्स पॉइंट के अंदर क्या लिखोगे, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। और लास्ट में क्या लिख दोगे, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज। ठीक है, इतने नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। बढ़ो अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो, अब ऐसे कोई तो भी सेंट्रल के टैक्सेस आपको लिखने के जो जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए। देखो एग्जाम के अंदर क्लियरली पढ़ना, सेंट्रल नाम है या स्टेट नाम है, कंफ्यूजन करना मत दोनों के अंदर। सेंट्रल के टैक्सेस जो जीएसटी के अंदर आ गए, मेरे साथ लिस्ट लिखना चालू कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया एक्साइज ड्यूटी। कौन सा आ गया, एक्साइज ड्यूटी। और क्योंकि सेंट्रल का, इसके लिए अपन ने क्या लिख दिया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पॉइंट नंबर 2 क्या आ गया आपका, सर्विस टैक्स। कौन सा टैक्स आ गया आपका, सर्विस टैक्स। पॉइंट नंबर 3 फिर आता है आपका स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। फिर फोर्थ पॉइंट आता है ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ब्रैकेट के अंदर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, इसके अंदर 3 आते हैं, 3 आप लोग अलग अलग से लिखना। गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में लिख दोगे आप लोग टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। और तीसरा आ जाता है आपका एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, जिसको एक पॉइंट बोला जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे जो मर्ज होकर किसके अंदर आ गए, अभी जीएसटी के अंदर आ गए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है ऐसे कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी के अंदर आए ही नहीं है, यानी कि इवन आफ्टर जीएसटी वो आज भी लग रहे। तो सबसे पहले आएगा एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका रेवेन्यू कौन लेके जाता है, देखो इधर आप लोग लिख दोगे एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये दो हो गए। फिर एक आता है आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में लगता है, वो आज भी लग रहा है। फिर स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी, जब आप लोग प्रॉपर्टी को परचेस करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी आज भी लगने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आज भी लगने वाला है। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के अंदर आया हुआ है बट नील रेट से टैक्स लगता, तो उसके ऊपर जो आज टैक्स लग रहा है इवन आफ्टर जीएसटी आने के बाद में भी जो टैक्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग रहा है जो जीएसटी आने के पहले भी लगता था। फिर आता है आपका व्हीकल टैक्स, जब आप लोग गाड़ी वगैरह परचेस करते हो। और लास्ट में आता है आपका प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहाँ पे 5 नाम दिए गए हुए वो टैक्स है जो जीएसटी आने के बाद में भी लग रहे हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, व्हीकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। और इसके अंदर 2 पॉइंट मेरे साथ सब लिख के लो। चलो, एक्साइज ड्यूटी ऑन, एक तो लिख दो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दूसरा लिख देना एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। डन है, कर लो एक बार रीड, सारे पॉइंट्स को एक बार रीड कर लो फटक से। चलो रीड कर लो फटक से जल्दी सब लोग। ठीक है, चलो
अगला पॉइंट क्या है, स्टेट एनी 7 बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कोई भी 7 बेनिफिट्स लिखने के। चलो अपन इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है रे? क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं हम लोग? 7। क्वेश्चन नंबर 7, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी आर एज फॉलोज। सबसे पहले अपन एक कैटेगरी लिख देंगे, बेनिफिट टू। अभी इधर जो बंदा जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रहा है ना, वो कौन बन जाएगा आपका? बेनिफिट्स टू बिजनेस मैन। अभी बिजनेसमैन के लिए क्या क्या बेनिफिट है, सबके दो दो तीन तीन लिखेंगे अपन, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो जाता है? इजी कंप्लायंस। सिंस all the activities under GST such as registration, return filing, tax payment are online, it becomes easier। अरे स्पेलिंग, मेरी स्पेलिंग को इग्नोर कर दिया करो आप लोग। इट बिकम्स easier and simpler for businessmen for compliance। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप लोग क्या लिखोगे? यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स। सिंस GST is applicable uniformly across India, comma, there is no trade imbalance on account of GST rate in India। Point number 3, removal of cascading effect। Since goods and services both are taxed under GST and credit of purchases made from different state is also available, comma, there is no cascading effect अंडर जीएसटी। देखो ये हो गए आपके 3 पॉइंट्स, ठीक है। एक आधा पॉइंट इसके अंदर अपन और लिख देंगे, तब तक आप लोग ये रीड कर लो। हो गया लिख के? चलो पॉइंट नंबर 4 इसके अंदर और एक लिख देते हैं, इंक्रीज्ड competitiveness since transaction cost is reduced, comma, suppliers have become more competitive। ये हो गया एक पॉइंट। तो ये आ गया आपके बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन, ठीक है। फिर अपन अभी सेकेंड टाइप का बेनिफिट देखेंगे, जो जीएसटी के आने जैसे किसको हुआ है? गवर्नमेंट फॉर बेनिफिट टू गवर्नमेंट। सर जीएसटी आने से गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हुएगा? ऑफ कोर्स, जैसा जो टैक्स पेयर्स है
जो टैक्स पेयर है उनको जैसे जैसे बेनिफिट हुआ वैसे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हुआ। सबसे पहला बेनिफिट जो गवर्नमेंट के लिए हुआ वो क्या हो गया ना, सारा डेटा गवर्नमेंट को एक जगह पे मिलने लग गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, इजी एंड सिंपलर एडमिनिस्ट्रेशन। इजी एंड सिंपलर क्या बन गया, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सिंस मल्टीपल टैक्सेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर नाउ subsumed under GST, it is comparatively more easier to administrate GST। उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट, हायर, अभी इसकी वजह से जीएसटी आने की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने लगे क्योंकि आईटीसी मिलने लग गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने लग गया। तो सेकंड पॉइंट आएगा हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ जीएसटी इज डन comparatively at lower cost as compared to prior to GST taxes, resulting into increase in revenue efficiency। ठीक है, पॉइंट नंबर सी क्या आएगा, बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज, रोबस्ट सिस्टम अंडर जीएसटी फॉर टैक्स कलेक्शन एंड आईटीसी अवेलमेंट will control the leakages of टैक्स। ये हो गया एक पॉइंट। फिर आएगा अगला पॉइंट डी, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी encourages, अभी वो एनकरेज की स्पेलिंग अगर गलत होगी तो रेक्टिफाई करके तुम लोग लिख लेना। ठीक है, एनकरेजेस मोर पीपल टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट इन इंडिया। ठीक है, लास्ट में एक कौन सा पॉइंट आएगा, नहीं तो चलो ये कितने पॉइंट्स लिख दिए मैंने, 4 पॉइंट्स लिख दिए। एक लास्ट में अगर कंज्यूमर के लिए लिखना है तो वो भी अपन लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, बेनिफिट टू कंज्यूमर। सर कंज्यूमर को भी जीएसटी आने से बेनिफिट हुआ है क्या? ऑफ कोर्स कंज्यूमर आने के बाद में देखो ऊपर के अगर लोगों को बेनिफिट होने लग गया तो वो बेनिफिट तो नीचे इसको भी प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को, है ना। तो कंज्यूमर के लिए क्या बेनिफिट है वो यहाँ पे अपन अभी लिखेंगे। सिंस मल्टीपल टैक्सेस आर नाउ सबस्यूम्ड अंडर सिंगल टैक्स जीएसटी, comma there is reduction of cost of goods and services, कॉस्ट रिड्यूस हो गया है, और क्या लिखेंगे, कॉस्ट इज रिड्यूस्ड एंड देयर आर नो हिडन टैक्सेस नाउ लेविड।
स्क्रीन पूरी दिखेगी आप लोगों को, देखो सारे पॉइंट्स आपने लिखे क्या, अगर किसी बात का स्क्रीनशॉट लेना है तो लिख लो, और बार बार स्क्रीनशॉट का टाइम ना आए ऐसा ध्यान रखो, मेरे साथ में ही आप लोग सारे पॉइंट्स को कंप्लीट करते चलो। तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट आपका। चलो ये देख लो सेकेंड वाला पॉइंट। एक काम करो, फर्स्ट वाला पॉइंट एक बार रीड कर लो सब लोग, रीड कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, रीड कर लो सब लोग। रीड कर लो, सॉरी। हो गया रीड करके? चलो ये वाला पॉइंट रीड कर लो फिर अभी। ये वाला पॉइंट रीड कर लो फटाक से। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट लास्ट वाला देख लो जल्दी से। चलो डन है आप सबका? बढ़ू आगे? बढ़ू क्या? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आता है। एन्यूमरेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बारे में मैं काम करता, मैंने इसको ना आंसर को थोड़ा सा डिटेल में लिखता, यानी कि 7 मार्क्स का आंसर नहीं लिख रहे अपन, ऐसे समझो 10 मार्क्स का आंसर लिख रहे, क्योंकि यही क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि अगर एक सिर्फ क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी काउंसिल, तो इसमें की कोई पॉइंट्स आएंगे। इसके अंदर अपने आप में और एक क्वेश्चन रहता है, स्टेट द पॉइंट्स या स्टेट द फैक्ट्स और स्टेट द मैटर ऑन विच जीएसटी काउंसिल कैन मेक रिकमेंडेशन। तो ये दो क्वेश्चंस मर्ज हो चुके इसके अंदर, तो अपन इसका एक आंसर बड़ा वाला लिखेंगे डिटेल में। आ जाओ सब लोग मेरे साथ में, चलो लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 8, पहला पॉइंट, जीएसटी काउंसिल इज, जीएसटी काउंसिल was formed by प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम में लिखना मत, बट डेट याद है क्या कुछ, 15 सितंबर को फॉर्म हुआ था 2016, बस। वॉज फॉर्म बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर, कौन से सेक्शन के अंदर बनता है या कौन से आर्टिकल के अंदर बनता है, सॉरी, अंडर आर्टिकल 279A। ठीक है, अभी जीएसटी काउंसिल में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग रहेंगे या स्टेट के रहेंगे? तो दोनों के रहेंगे, तो सेकेंड वन बन जाएगा, जीएसटी काउंसिल इज जॉइंट फोरम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जॉइंट फोरम है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल आर, सबसे पहला चेयर पर्सन या चेयरमैन बोल लो, वो कौन रहता है? चेयरपर्सन कौन रहता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। फिर इसके अंदर सेकंड और कौन मेंबर रहते हैं? मिनिस्टर्स ऑफ, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। और थर्ड और कौन मेंबर्स रहते हैं? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर एज नॉमिनेटेड बाय स्टेट। ये क्या बन जाते हैं? मेंबर्स। कोरम फॉर काउंसिल मीटिंग,
कोरम यानी कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ लोग प्रेजेंट रहने चाहिए एक मीटिंग को वैलिड डिक्लेयर करने के लिए। तो याद है क्या, कोरम कितना रहेगा, 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ये बन जाता है आपका कोरम। फिर अगला पॉइंट आता है कि कब डिसीजन लिया जाएगा, है ना, डिसीजन टेकन आफ्टर अप्रूवल ऑफ 3/4 ऑफ वेटेड, है ना, 3/4 का चाहिए आपको वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर्स। तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट कितना दिया गया हुआ है, 1/2, है ना, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना वेट दिया गया हुआ है, सॉरी 1/3 2/3, इतना दोनों को क्या दिया गया हुआ है, वेट दिया गया हुआ है, 1/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट एंड 2/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट। फिर जीएसटी काउंसिल, अच्छा जीएसटी काउंसिल के जो फंक्शंस है ना उसको अपन अलग से लिख, तो ये देख लो, ये बेसिक जीएसटी काउंसिल के बारे में अपन ने थोड़ा सा बताया हुआ है। अभी तक जीएसटी काउंसिल काम क्या क्या कर रहा है वो हमने बताया नहीं है, जीएसटी काउंसिल बना क्या है कैसा है उसके बारे में लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लो सब लोग, फटक से रीड कर लो। फटाफट रीड कर लो। हो गया क्या रीड, जल्दी जल्दी कर लो सब लोग, जल्दी रीड करो, ठीक है। चलो रीड हो गया तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट नंबर 6, जीएसटी काउंसिल कैन मेक recommendation on following points to गवर्नमेंट। जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगा खाली गवर्नमेंट को, कौन से पॉइंट्स के ऊपर देगा, पहला सबसे पहले उनको काम दिया गया था वो टैक्सेस को बताना जो जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए, टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, सबसे पहला जीएसटी के अंदर टैक्सेस कौन से आएंगे। दूसरा गुड्स और सर्विसेज which should be exempted from जीएसटी। पॉइंट नंबर सी, उनको कौन से पॉइंट के ऊपर और ये बोला हुआ है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, ये भी उनको बोला गया है कि आप लोग हमें बता सकते हो कितना थ्रेशोल्ड लिमिट रहना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। रेट ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। फिर इसके अंदर और वो कौन से बातें बोल सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू 11 स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट, इसके बारे में भी काउंसिल रिकमेंडेशन अपना दे सकता है, ठीक है। फिर क्या दे सकता है, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पल, अगर कोई एरिया में नेचुरल कैलेमिटीज आती है, नेचुरल कैलेमिटीज, है ना, तो उस टाइम पे वो क्या दे सकता है, वो एरिया के लिए रिलीफ ऑफ जीएसटी ऑन सच सप्लाई
ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन दैट एरिया। ये एक एग्जाम्पल है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा एग्जाम में। और काउंसिल के पास क्या काम है? काउंसिल क्या करेगा? जीएसटी काउंसिल विल recommend the date on which GST will be applicable on 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो एग्जाम में ना अलग से ये जो 6 पॉइंट है ना, ये एक अलग क्वेश्चन भी है एग्जाम का कि स्टेट द मैटर्स ऑन विच जीएसटी काउंसिल में मेक द रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट। समझे ये पॉइंट आप लोगों को? रीड कर लो एक बार फटाक से, रीड कर लो, लिख लो, जो भी करना है कर लो फटाफट। लिख लो, पढ़ लो, हो गया? चलो बढ़ेंगे आगे। क्या है अगला क्वेश्चन? एनालाइज द बेसिक रीजन टू इम्पोज टैक्सेशन एंड ऑल्सो स्टेट द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये एग्जाम में मर्ज होके भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये एक अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेट द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलो आंसर लिखना चालू करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9 का। सबसे पहले बताओ ना, टैक्स क्यों लगाना है चाहिए? बेसिक रीजन टू इम्पोज टैक्स, इसको लिखते हैं अपन पहले। बेसिक रीजन टू इम्पोज टैक्स, सबसे पहला रीजन आएगा टू फाइनेंस मल्टीपल गवर्नमेंट्स। ये आएगा पहला पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे? टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट important sources of revenue to government। ये आएगा पहला पॉइंट, by which government may incur its expenditure। ये होगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, टू प्रोवाइड बेसिक facilities to every person of country। Government provides various facilities such as school, hospital, parks, infrastructure facilities to common person from the tax collected by them। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखना, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, टैक्स कलेक्टेड by government is also used for protecting the life of people from external as well as internal enemies by deploying आर्मी एंड पुलिस। ये अपन ने रीजन बता दिए कि टैक्स क्यों लगना चाहिए। अभी अगला क्वेश्चन क्या था रे इसके अंदर, मैं भूल गया।
एक मिनट, ये होगा बेसिक रीजन। शायद फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है इसी के अंदर, है ना, शायद। हाँ, क्या है? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अभी आप लोग पूरा लिख देना रे। मैं अभी ऐसे अज्यूम कर रहा है कि ये फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये अपने आप में एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके ऊपर अपन सबसे पहलेंगे। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इधर इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नॉट levied on person but is collected on supply of goods and सर्विसेज। ये होगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा? बर्डन ऑफ टैक्स, burden of indirect tax is borne by ultimate consumer of goods और सर्विसेज। जो लास्ट पर्सन रहेगा उसके ऊपर इसका क्या आ जाएगा? सारा बर्डन आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, इन्फ्लेमेटरी इन नेचर। if price of goods or services increases, comma, automatically revenue in form of indirect tax on such goods or services also increases, है ना। पॉइंट नंबर 4, regressive in nature। IDT is charged at same rate to all persons irrespective of their income। 5th point, promotes social welfare। Indirect taxes is charged at higher percentage on sin goods like tobacco and at lower rate on essential items like milk, fresh fruits। No direct pinch। Indirect tax is paid by supplier to government from amount collected from customer। Hence there is no direct pinch of tax on customer। wider tax base, since क्या लिखेंगे अपन? majority of goods and services are liable to tax under GST, it has wider tax बेस। ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। स्टेट द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। स्क्रीन पूरी दिखेगी आप लोगों को। अभी अगर कोई पॉइंट लिखना बाकी है तो लिख लो, नहीं तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लो, सारे पॉइंट्स को रीड कर लो। मैं इमीडिएटली स्टार्ट कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन।
हो गया लिख पढ़ के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात करता है? डिस्कस एनी 7 डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। चलो 7 डिफरेंसेस लिखने के अपने को यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 10। क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीन पूरी हो गई? यस। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे आएगा डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो लेविड ऑन, डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन इनकम earned by the person. Indirect taxes is levied on supply of goods and सर्विसेज। ये होगा पहला वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा वाला बर्डन, burden of direct tax is on person earning the income. Burden of indirect taxes is on ultimate consumer of goods and services. पॉइंट नंबर 2 हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, गवर्निंग बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये होगा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स इज डिफरेंट फॉर different persons earning different income। इनकम वाइज टैक्स चेंज होता ना, तो रेट ऑफ टैक्स इज कॉमन फॉर ऑल persons but different for goods and services supplied। कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4, ठीक है। और 3 पॉइंट्स लिखने हैं अपने को, ठीक है। नेचर, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज टैक्स increases as income increases। It is regressive in nature, that is tax does not increase with increase in income। पॉइंट नंबर 5 हो गया अपना। पॉइंट नंबर 6 लिख देते, टैक्सेबिलिटी। इनकम इज अर्नड इन प्रीवियस ईयर एंड टैक्स्ड इन, टैक्स का होता है इसका असेसमेंट ईयर, है ना। यहाँ पे there is no concept of previous year or assessment year under GST। और क्या लिखेंगे अपन? कितने पॉइंट्स हो रहे अपने? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन रेट ऑफ टैक्स वाला भी पॉइंट लिख दिया ना अपन ने। चलो एक बार रीड करो, मैं देखता हूँ कोई पॉइंट मिसिंग रह गया मेरे एंड से। लेविड हो गया, बर्डन हो गया, गवर्निंग बॉडी हो गया, रेट ऑफ टैक्स हो गया, नेचर हो गया, टैक्सेबिलिटी हो गया। एक लास्ट पॉइंट लिख देते कि रेवेन्यू किसको मिलता है।
revenue, entire revenue is of central government. Revenue is equally bifurcated among सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये हो गए आपके 7 रीजंस जो आप लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में लिख सकोगे. देख लो, रीड कर लो एक बार, सब समझाए क्या बताओ. क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, शायद 2 ही क्वेश्चन बच रहे अभी, है ना. क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12. लिस्ट आउट एनी 7 पॉइंट्स ऑन विच जीएसटी काउंसिल कैन मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट्स. इसका आंसर ऑलरेडी अपन ने जीएसटी काउंसिल वाले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको एडिशनली अपने को देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बच रहा है. क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द डिफिकल्टीज इन प्री जीएसटी रेजिम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर रिमूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. बहुत ही सिंपल है. क्या क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपका ये आया, जीएसटी आया? पहला, मल्टीपल टैक्सेस ऑन सिंगल ट्रांजैक्शन, है ना. सेकेंड, मैं सीधा मेन पॉइंट्स लिख रहा हूं. मल्टीपल टैक्स लगते थे एक सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर, इस वजह से प्रॉब्लम आता था. फिर एक पॉइंट आता था डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस इन डिफरेंट स्टेट, जिसकी वजह से क्या होता था आपका इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड. पॉइंट 3, मल्टीपल कंप्लायंस, जैसे कि आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ते थे अलग अलग स्टेट में, सबका प्रोसेस टाइम लिमिट अलग रहता था. फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई भी गुड्स वगैरह को सबमिट करते थे या बेचते थे तो मल्टीपल रिटर्न्स वगैरह फाइल करने पड़ते थे, है ना. फिर नो क्रेडिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अगेंस्ट ईच अदर. अगर गुड्स परचेस करो तो स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू लेता था, सर्विस दो तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू लेता था. दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नॉक ऑफ करने नहीं देते थे. फिर एक पॉइंट आता था कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, है ना. जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, प्रोडक्शन हो गया तो एक्साइज ड्यूटी लगता था और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लगता था, तो इसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होता था. फिर एक पॉइंट आप लोग लिख दोगे, CST was not वैटेबल. याद है, CST was not वैटेबल. अगर आपने दूसरे स्टेट से गुड्स को परचेस किया, लेट्स से महाराष्ट्र ने गोवा को गुड्स दिए, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था, वो CST कलेक्ट करता था. पर जब आप वही चीज गोवा के अंदर सप्लाई करते थे या सेल करते थे, गोवा गवर्नमेंट उसका आपको रेवेन्यू नहीं देता था, क्योंकि वो बोलता था आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया, मुझे रेवेन्यू नहीं मिला है. समझा क्या? आया क्या याद? और क्या प्रॉब्लम थे? हाँ, certain transactions were taxed as goods as well as services due to no clear distinction between them. याद है एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट में खाना खाते थे तो स्टेट गवर्नमेंट बोलता था आपने गुड्स बेचे मैं उसके ऊपर वैट लूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता था आपने सर्विस दी है मैं इसके ऊपर सर्विस टैक्स लूंगा. तो ये प्रॉब्लम आता था इसके अंदर. और क्या आता था? बस ये 7 पॉइंट्स अगर आप लोग लिख दोगे तो भी 7 मार्क्स का आपका काम हो जाएगा. देख लो एक बार ये 7 पॉइंट्स सारे रीड कर लो, कुछ लिखना बाकी है तो लिख लो.
ठीक है, डन। चलो, कितना टाइम हो गया, हार्डली 55 मिनट्स भी नहीं हुए और आपका चैप्टर नंबर 1 डन हो गया है। गाइस ट्रस्ट मी, ये 10 में से मेरा तो ऐसा बोलना है कि एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे, बट मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन तो भी आपको मिनिमम 7 मार्क्स का एग्जाम में आपको दिसंबर 2025 सीएम में इंटर क्वेश्चन नंबर 6A या 6B के अंदर डेफिनेटली देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये वीडियो मैक्सिमम जितने भी आपके सीएमए इंटर स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम है आ रहा है उनके साथ प्लीज ये वीडियो को शेयर करो, उनके भी 7 से लेकर 14 मार्क्स एग्जाम के अंदर सिक्योर हो जाएंगे। और यार मैं आप लोगों के लिए मेहनत ले रहा ना, एक बड़े भाई के लिए छोटा सा लाइक कर दो वीडियो के ऊपर, और अगर पसंद आया तो आपको क्या कमेंट करना है वीडियो के नीचे, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बस इतना एक छोटा सा पॉइंट कर दो यार कमेंट, आपके लिए 10 सेकंड जाएंगे बट मेरे लिए जो खुशी रहेगी वो प्राइसलेस रहेगी। और अगर आप लोग ये चैनल के ऊपर नए आए हो तो ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग सीएमए का जो नॉलेज का भंडार है वो मिस कर रहे हो अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग ढेर सारे रिवीजन वीडियोस, मैराथन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ट्रिक्स, टिप्स, एग्जाम के एक दिन पहले क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, क्या स्टडी प्लान रिलेटेड टू सीएमए, सब कुछ लेके आने वाले। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अपने सभी सीएम इंटर दोस्तों के साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करना। क्लियर है? चलो, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।